फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ से पहले हम पढ़ रहे थे संकर्ण। तो माने आपको जो यूनिट फर्स्ट है पेपर सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक मैंने क्या क्या बताया थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में थ्योरीज ऑफ बॉन्ड्स की थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, इस प्रकार के बॉन्ड्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के प्रकार, किस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, sp3 संकर्ण हो तो कौन सी स्ट्रक्चर होगी, sp2 हो तो कौन सी होगी। उसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन संकर्ण के बाद हमने पढ़ा है आपकी इसी टॉपिक में बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ पिछले टर्म पे अपन चर्चा कर रहे थे कि किसी अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी को अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। किसी अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंध लंबाई। देखना, जैसे ये अणु है, इस प्रकार से इसको A और इसको B, और मैंने क्या बताया था, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, बंध लंबाई। और बंध लंबाई मैंने बताई थी आपको, जैसे कार्बन की परमाणु त्रिज्या की बात करें तो 0.77 एंगस्ट्रॉम, कितनी थी, 0.77 एंगस्ट्रॉम। और क्लोरीन की त्रिज्या की बात करें तो 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो हमने क्या किया था, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ थी वो कैसे निकाली थी, कैसे कैलकुलेट की थी, देखो 0.77 प्लस 0.77 टोटल कितनी हो गई अपने पास, 1.44 एंगस्ट्रॉम। समझ गए? इसी प्रकार हमने कार्बन क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ ज्ञात की थी वो कैसे ज्ञात की थी, 0.77 प्लस 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ हो कितनी होगी, 1.76 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.76 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ देखें तो क्लोरीन के बीच में देखो इसमें कितनी है, 0.99 प्लस 0.99, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1.98 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो जाएगी, 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो ये स्टूडेंट्स हमने चर्चा की थी। अब अपन अगली चर्चा कर रहे हैं बॉन्ड एंगल। क्या लिखेंगे, बॉन्ड एंगल। तो स्टूडेंट देखो, बॉन्ड एंगल आपने सभी ने पढ़ा है। बॉन्ड एंगल वैसे होता क्या है, बॉन्ड एंगल में देखो, जैसे ये कोई कंपाउंड है A और यहाँ इससे B जुड़ा हुआ है, इधर उससे B जुड़ा हुआ है, आप इसको बोल सकते हैं AB2। ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आपको बॉन्ड एंगल निर्धारित करना है कि बॉन्ड एंगल कौन सा हो। तो बॉन्ड एंगल देखो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इन दोनों बॉन्डों के मध्य बनने वाले बंध कोण को बॉन्ड एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, दो बॉन्ड है अपने पास, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को अपन क्या कहेंगे, बंध कोण। क्या कहेंगे, बंध कोण। जैसे सपोज दैट इसका बॉन्ड एंगल है अपने पास 104 डिग्री, तो 104 डिग्री है वो क्या है, बॉन्ड एंगल है। क्या है, बॉन्ड एंगल। तो इसको मैं ऐसे परिभाषित कर सकता हूं कि किसी अणु में दो पास के बंधों के मध्य बनने वाले कोण को बंध कोण कहा जाता है। समझ में आया मैंने क्या बताया? किसी अणु में दो पास के बंधों के मध्य बनने वाले कोण को बंध कोण कहा जाता है। तो किसी अणु का मतलब AB2, पास के बंध, एक बंध ये एक बंध है, इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, बंध कोण। और बंध कोण संकर्ण के द्वारा निर्धारित होता है। बंध कोण किसके द्वारा निर्धारित होता है, संकर्ण के द्वारा। देखना स्टूडेंट्स,
जैसे CH4 है, आपने कंपाउंड पढ़ा CH4, तो CH4 में कौन सा संकरण होता है? sp3। कौन सा होता है? sp3। तो इसका बंध कोण देखने, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको इससे मिला है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो कैसी स्ट्रक्चर बन गई? ये टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय संरचना। कौन सी संरचना बन गई? चतुष्फलकीय संरचना। कौन सी स्ट्रक्चर है? चतुष्फलकीय। समझ रहे हो स्टूडेंट मैंने क्या बताया है कि CH4 के अंदर ये चारों H की पोजीशन कार्बन से इस प्रकार से सेट होगी कि चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनेगी, टेट्राहाइड्रल, जिसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल TD। अब इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है आपने पढ़ा है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। तो डिग्री वाला जो स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कभी, डिग्री जो है ना, डिग्री जैसे 109 डिग्री, 110 डिग्री, 111 डिग्री, और उसका मिनटों से क्या रिलेशन होता है, यानी 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। 60 मिनट बराबर कितनी डिग्री होती है? 1 डिग्री होती है। तो देखो इसमें 109 डिग्री तो कंप्लीट है और अगली जो डिग्री है उसमें सिर्फ 28 मिनट है। कितनी मिनट है? 28। तो जैसे ये घड़ी है, ठीक है, और आप लोग इसको इस प्रकार से सेट करते हैं कि यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे। अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ कोई सुई है, मिनटों वाली सुई, और ये मिनटों वाली सुई यहाँ से चलकर घूम के वापिस यहाँ जाएगी, तो कितने मिनट होगी? 60 मिनट। कितने मिनट होगी? 60 मिनट, यानी 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। और 60 मिनट होती है इसकी क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। कितनी डिग्री हो जाएगी? 1 डिग्री। तो 109 डिग्री तो कंप्लीट है और अगली डिग्री में सिर्फ कितने? 28 मिनट। 28 मिनट का मतलब यहाँ से चली है घड़ी, ये सुई यहाँ से चली है और यहाँ तक पहुँच गई, 28 मिनट। समझ गए स्टूडेंट्स? ये था भाई 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो अगला, अमोनिया। अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल का मान देखें। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में संकरण कौन सा है स्टूडेंट्स? sp3। कौन सा संकरण है? sp3। और अमोनिया में बॉन्ड एंगल निकालें तो देखो ये लोन पेयर, ये H, ये H, ये H, इसकी पिरामिडीय स्ट्रक्चर होगी। कौन सी स्ट्रक्चर होगी? पिरामिडीय। और यहाँ बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 107 डिग्री। कितना होगा? 107 डिग्री। संकरण sp3 है बट बॉन्ड एंगल का मान कितना है? 107 डिग्री। नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल का मान 104 डिग्री और 45 मिनट, ऐसे लिखते हैं, 104 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड एंगल का मान कितना है? 104 डिग्री 45 मिनट। संकरण कौन सा है? sp3। कौन सा संकरण है? sp3। समझ गए? स्ट्रक्चर कैसी है? इसकी ज्योमेट्री की बजाय इसकी शेप बोलेंगे। शेप कैसी है? वी शेप। कैसी शेप है? वी शेप। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे H2S है, H2S अपने पास एक कंपाउंड है H2S, यहां लिखेंगे S और यहां लिखेंगे H। इसमें बॉन्ड एंगल का मान कितना है? 92 डिग्री। कितना है? 92 डिग्री है। संकरण वही है sp3। कौन सा संकरण है? sp3। अब आपने एक बात पढ़ी होगी, जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता का मान कम होता जाएगा, बॉन्ड एंगल का मान भी कम होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें। जैसे कंपाउंड है CH3, CH और यहाँ लिखेंगे Br और यहाँ लिखेंगे C2H। ये इसमें बॉन्ड एंगल का मान कितना है स्टूडेंट्स? इसमें बॉन्ड एंगल का मान 114 डिग्री। कितना है? 114 डिग्री।
समझ गए? कोई दिक्कत? ये था आपका बॉन्ड एंगल, ठीक है। बाकी आप VSEPR थ्योरी है उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालें बॉन्ड एनर्जी, हेडिंग डालेंगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। इसको लिखेंगे अपन बंद ऊर्जा। क्या लिखेंगे? बंद ऊर्जा, बंद ऊर्जा। तो स्टूडेंट देखो, सपोज दैट एक कोई मॉलिक्यूल है ए और बी, ये मॉलिक्यूल है ए बी मॉलिक्यूल है। तो ए बी मॉलिक्यूल में ए और बी के बीच में जो बंध है, ए तथा बी के बीच में जो बंध है वो इस प्रकार से टूट सकता है A प्लस B माइनस, या फिर A रेडिकल प्लस B रेडिकल, ऐसे टूट सकता है। तो देखो ये A प्लस और B माइनस दोनों जोड़कर A भी बना सकते हैं, A रेडिकल B रेडिकल दोनों जोड़कर क्या बना सकते हैं? A भी बना सकते हैं। तो आपको मैं एक बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करूं तो इसके अकॉर्डिंग किसी अणु में दो परमाणुओं को पृथक करने के लिए, दो परमाणुओं को आयनों में या मुक्त मूलकों में पृथक करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। किसी अणु में दो परमाणुओं को आयनों के रूप में या मुक्त मूलक के रूप में पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। या फिर दूसरी प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि किसी आयनों से या किसी मुक्त मूलक से स्थायी अणु बनने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। तो फाइनली अपने कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? किसी अणु के बनने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है या किसी अणु के टूटने पर जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम क्या कहेंगे? बंद ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? बंद ऊर्जा। जैसे सपोज दैट H2O है, कैसे टूटेगा? H प्लस OH माइनस, ऐसे ही टूटेगा। अब H प्लस OH माइनस को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे? बंद ऊर्जा। या वापिस इसको ऐसे कह दें H प्लस OH माइनस दोनों क्या बनाएंगे? H2। तो H प्लस OH माइनस के जुड़ने पर H2O मॉलिक्यूल बनता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, और उस मुक्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। समझ गए स्टूडेंट्स? अब आगे देखें, बॉन्ड एनर्जी दो प्रकार की होती है। बॉन्ड एनर्जी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है वियोजन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, ठीक है। और दूसरी होती है बंद ऊर्जा। दूसरी क्या होती है? बंद ऊर्जा। वियोजन ऊर्जा और बंद ऊर्जा। तो पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं वियोजन ऊर्जा। तो वियोजन ऊर्जा को डिफाइन ऐसे करेंगे, किसी अणु को उसके आयनों में या मुक्त मूलकों में वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को वियोजन ऊर्जा कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी अणु को आयनों में या मुक्त मूलकों में वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को वियोजन ऊर्जा कहते हैं। जैसे H2O, ये मॉलिक्यूल है, ये H रेडिकल प्लस OH रेडिकल, तो इसके लिए जो वियोजन ऊर्जा है उसकी वैल्यू होगी 118 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। कितनी होगी? 118 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है भाई। अब देखो OH जो है इसको वियोजित करेंगे तो कैसे वियोजित होगा? H रेडिकल प्लस O रेडिकल, तो इसके लिए कितना होगा भी? 100 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी? 100 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। और जो H2 उसको वियोजित करने में कितनी होगी?
118 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। समझ गए? तो अब H2 से H रेडिकल OH रेडिकल जो बना है उसके लिए 118 किलो कैलोरी मोल इनवर्स है। वो कौन सी एनर्जी है? वियोजन ऊर्जा। और OH रेडिकल से H और ऑक्सीजन बनने पर जो वियोजित एनर्जी है वो कितनी है? 100 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। समझ गए स्टूडेंट्स? ये थी आपकी वियोजन ऊर्जा। दूसरी अपन पढ़ेंगे बंध ऊर्जा। दूसरी क्या पढ़ेंगे? बंध ऊर्जा। तो बंध ऊर्जा देखो क्या होती है? वियोजन ऊर्जा के औसत मान को बंध ऊर्जा कहा जाता है। वियोजन ऊर्जा के औसत मान को बंध ऊर्जा कहा जाता है। अब जैसे वियोजन ऊर्जा की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल में वियोजन ऊर्जा के मान कितने कितने हैं? 118 किलो कैलोरी मोल इनवर्स और 100 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो बंध ऊर्जा कितनी होगी इसकी? बंध ऊर्जा बराबर 118 प्लस 100/2 इज इक्वल टू 109 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। कितनी होगी? 109 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखें इसमें जो बंध ऊर्जा क्या होती है, औसत ऊर्जा के मान को ही किसी अणु की बंध ऊर्जा कहा जाता है। औसत ऊर्जा के मान को ही किसी अणु क्या कहा जाता है? बंध ऊर्जा। जैसे इसकी औसत ऊर्जा क्या होगी? H और OH को 118 और H और ऑक्सीजन की 100, तो दोनों की 118 प्लस 100/2 इज इक्वल टू 109 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ये होगी आपकी बंध ऊर्जा। अब जैसे अपने पास मीथेन है CH4, इसके लिए वियोजन ऊर्जा का मान कितना है? 398 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब मीथेन में कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन है तो 398/4 बराबर क्या हो जाएगी भी इसकी बंध ऊर्जा? देखो इसको करें अपन 936 36 3 936 और फिर बच के 2, यानी आपके पास 99.5 किलो कैलोरी मोल इनवर्स एनर्जी बचे। जो इसकी बंध ऊर्जा आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 99.5 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? ये थी आपकी बंध ऊर्जा और वियोजन ऊर्जा में रिलेशन और कैसे इसको ज्ञात किया जाता है वो मेथड। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।